बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा है पीरा का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी 2024 एक्ट का लेक्चर नंबर 4। ये पीरा एक्ट का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। लेक्चर 1 जो है इसके पहले 2 आर्टिकल्स का था, उसमें आपको डेफिनेशन मुकम्मल बताई गई हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो था वो हमने देखा है मज़ीद उसके ना वो एक पीरा अथॉरिटी कैसे बनती है, इस्टेब्लिश कैसे होती है, कंपोजिशन कैसे बनती है। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि ना ये इसका जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कैसे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड रेगुलेशन जो होता है बोर्ड वो कैसे बनता है, उसके नीचे उनके इन्फोर्समेंट स्टेशंस कैसे बनते हैं, उनकी कंपोजिशन में कौन लोग शामिल होते हैं, उनके पास पावर्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब मज़ीद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। ये बात कर रहे हैं हियरिंग ऑफिसर की। ये हेयरिंग ऑफिसर जो होता है ना, ये कौन होता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये क्या करता है, ये फंक्शंस क्या हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है, ये सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। हियरिंग ऑफिसर जो होता है ना, इसको हाई अथॉरिटी जो होती है ना इसको अपॉइंट करती है। ठीक है, अब इसकी ना एक चीज़ समझने वाली है। हियरिंग ऑफिसर जो होता है ना, यहाँ पे एक और बात होगी अथोराइज ऑफिसर। ये दोनों जो है, जहाँ पे हियरिंग ऑफिसर की बात होगी वहाँ पे अथोराइज ऑफिसर की भी बात होगी, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये कहते हैं कि अथोराइज शैल अपॉइंट और अथोराइज एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान पास। ये कहते हैं कि ये एक ऐसे ऑफिसर को ना अपॉइंट करेगी जो क्या हो, जिसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो या तो वो क्या होगी, पास हो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से होगा या पीएमएस मैनेजमेंट सर्विसेज होगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये पास और प्रोविजनल सिस्टम ये क्या है। ये ना ये कंपटीशन के इम्तिहान होते हैं। ये ना बेसिक इनका जो पे स्केल होता है ना वो 17 होता है। ये इनका फिर जो प्रोविजनल होता है वो होता है पंजाब लेवल पे होता है, ये पीएमएस होता है। उसके अलावा जो पाकिस्तान होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सीएसएस का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, ये सीएस करने के बाद लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं ना, वो लोग इसमें आते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से ये चूज़ करेंगे किसको, हियरिंग ऑफिसर को चूज़ करेंगे या फिर अथॉराइज ऑफिसर को चूज़ करेंगे। इनके बेसिक पे स्केल कितना होगा, 17 होगा या फिर उससे ऊपर होगा। और इसको जो इसके पे स्केल 17 से ऊपर होगा, ये बाकी चीज़ें वही है। 19 स्केल होगा तो डीजी होगा, अगर 17 स्केल है तो हियरिंग ऑफिसर है। और ये सब डिवीजन लेवल पे है। जो हियरिंग वो जो था वो था जो डीजी था ना वो था प्रोविजनल लेवल पे। ठीक है, इसका काम क्या, इसका काम होता है कि कॉम्पिटेंट टू हेयर एंड डिसाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द एक्ट। हियरिंग ऑफिसर की बात आगे करें कि पॉइंट नंबर 2 कहता है कि एक ऑफेंडर जो होता है ना, ऑफेंडर हम पहले बात चुके हैं, जो बार बार रूल्स को वायलेट कर रहा हो, जो बार बार कानून की खिलाफ वर्जी कर, उसको कहेंगे ऑफेंडर। और एग्रीव्ड पर्सन वो है तो है कि जो मतलब जिसको जो मजलूम शख्स होता है। ठीक है, उसके क्या कहते हैं, वो क्या करेगा, वही ऑफिसर के सामने पेश होगा 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, वो उसके अंदर क्या करेगा, क्योरिंग फॉर द केस ऑफ द एक्शन। वो उसके बारे में क्या, कोई भी अगर एक्शन होता है ना, अगर काम हो रहा है ना, इलीगल हो रहा है, उसका ज़्यादती हो रही है, फिर कोई भी ऑफेंडर है ना कि वो उसके सामने पेश होगा, वो कौन से मामला हो सकते हैं। इसके मामला जो है ना, जो पॉइंट नंबर ए है वो है अगेंस्ट द फाइन इम्पोज्ड बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है इस एक्ट के अंदर और जो स्केजुअल लाज हैं उनके मुताबिक जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है वो एक रूल्स बनाता है। जो शख्स इसके रूल्स को अगेंस्ट करता है, उसकी मानता नहीं है, तो क्या करेगा, उसको क्या कर अगेंस्ट द फाइन इम्पोज, उसको क्या करेगा, फाइन करेगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल कार्ड्स और व्हीकल। ये ना मतलब ये कोई भी चीज़ है, उनके कोई छकरे होते हैं, कोई भी गाड़ियाँ होती हैं, कोई भी फर्जी बैरियर्स बना लेते हैं जो कि बाकी आवाम के लिए मुश्किल होता है। लेकिन पीरा एक्ट और उसके स्केजुअल लाज हैं, उन्होंने बताया कि आप इस सड़क पे ना इसकी इतनी जगह छोड़नी, खाली जगह छोड़नी ज़रूरी है। या दुकान के आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे जगह अपना सामान दुकान के आगे नहीं रख सकते। ठीक है, एक ये कानून है। दूसरा ये कि आप अपनी गाड़ी के जहाँ पे है कि मोटरसाइकिल गुजरने की जगह वहाँ गाड़ी नहीं गुजर सकती। अगर गुजर रही है बार बार, या किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है तो वो क्या करेगी, वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। और उसके बाद है सीलिंग ऑफ एनी प्रीमिसेस, किसी भी चीज़ को ना मानना। रिमूवल, इंक्रोचमेंट और पब्लिक नॉइसेंस। जो हम पब्लिक नॉइसेंस पीछे हम पढ़ चुके हैं। इंक्रोचमेंट जो होता है ना, ये होता है इंक्रोचमेंट, किसी को वक्ती तौर पे क्या कर देना, कोई भी रुकावट डाल देना जो और पब्लिक नॉइसेंस जो क्या करे, आवाम के लिए परेशानी बने। ठीक है,
उसको क्या करना है, हटाना। इसके ये सारे काम होते हैं। एनी अनकलाइनेटरी मैटर राइजिंग आउट ऑफ एक्शन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो काम जिस काम के लिए मना कर देता है वही काम बार बार करे, ठीक है। और वो तमाम मामले जो इस एक्ट में बताया गया है लेकिन वो ना मान रहा हो, एक ऑफेंडर कहलाता है। एक अग्रेव पर्सन क्या कहलाता है, क्या करेगा वो उस शख्स को 30 दिन इस अंदर के अंदर उस शख्स को हायरिंग ऑफिसर के सामने पेश होना ज़रूरी है। अगर हेड ऑफिसर कह देते कि शख्स को मेरे सामने पेश कर, तो 30 दिन के अंदर उसको पेश होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसके बाद हो रहा है कि द फिलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन और प्रोसेस ऑफ हियरिंग शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहते हैं इनकी जो होगी अपॉइंटमेंट जो होगी हायरिंग ऑफिसर के इसका एक शख्स हो उसको कहेंगे कि वो प्रेजेंट हो। जब वो रिप्रेजेंट होता है उसके बाद उसकी हेयरिंग होती है। इस सारे मामला जो है ना एक एक तक प्रिस्क्राइब इस लॉ के अंदर है, इसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। अब इसके पास पावर्स क्या होती है हायर ऑफिसर के पास, इसके कहते हैं कि पावर ऑफ हेयरिंग ऑफिसर शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू। इसके अंदर तमाम वो इसमें शामिल लेकिन हो सकता है और भी हों जो वक्त के साथ साथ बता दी जाएंगी। जिसमें क्या है कि ऑफेंस अकर्ड डिटरमाइंड वेदर दी ऑफेंस अकर, मतलब ये खिलाफ वर्जी कहाँ पे हुई है, ये सबसे पहले ऑफेंस किधर हुआ है। उसके बाद ये देखेगा कि इन्फोर्समेंट जो होता है ना ऑफिसर जो है कहते हैं फ़ाइन उसने फ़ाइन इम्पोज किया है या नहीं है। अगर उसने किया है तो वो रीज़नेबल है या नहीं, मतलब पेएबल है या नहीं है। और उसके बाद उसके अंदर वो क्या उसके बताएगा कि उसने जो फ़ाइन किया है ना तो वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। स्केजुअल लॉ और स्केजुअल इस पीरा एक्ट और स्केजुअल लॉज जो है ना उसके मुताबिक उसकी लिमिट्स में रहते हुए और एक मुनासिब क्या करेगा, एक फ़ाइन लगाएगा, उसको फ़ाइन लगाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये मैं बता दूं कि हर एक ऑफेंड का अलग अलग चार्जेस होते हैं। किसने थोड़े बहुत जो अगर किया तो ग्रांट भी मिल सकता है, जो एक दो दफ़ा किए कैसे चलान भी हो सकता है। जैसे मोटरसाइकिल के जो खिलाफ वर्जी करता है वो चलान पे करता है। इसी तरह से कोई गाड़ी वाला है तो उसको उसका ज़्यादा चलान है, कोई ट्रैक्टर वाला है तो उसका ज़्यादा चलान है। इस तरह से हर एक चलान का डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे भी फ़ाइन की बात हो रही थी। हर एक फ़ाइन ऑफिसर जो होता है ना वो ऑफेंस के लिहाज से उसको क्या करेगा, फ़ाइन करेगा। अगर वो फिर भी वो क्या करेगा कि अगर फिर उसने फ़ाइन इम्पोज कर दिया लेकिन फिर भी वो बार बार उसका ना क्या करे, फेलियर आ रही है, उसके वो बात नहीं मानी जा रही, तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसके फ़ाइन को क्या करेगा, दोबारा फ़ाइन लगा देगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, उसको फिर रिकवर करवाएगा। अगर वो क्या कहते हैं कि रिफंड द फाइन इम्पोज बाय इन्फोर्समेंट इन केस ऑफ सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन। अगर वो कहते हैं कि अगर बंदे को फ़ाइन हो गया है, ठीक है, वो उसका जो काम था उसने हटा लिया तो उसका फ़ाइन क्या हो जाएगा, वो क्या होगा कि सक्सेसफुल हो जाएगा। उसको फिर रिफंड, अगर वो किसको फ़ाइन हुआ ना 500 रुपये, उसने उस वक्त ले लिया लेकिन बाद में पता चला कि नहीं उसने वाकई ये काम नहीं किया, वो गलती से हो गया था, तो वो वापस क्या करेगा, उसको क्या करेगा, वापस कर देगा, ठीक है। वो कहते हैं कि फाइन इम्पोज फाइन इन केस द पॉइंट अमाउंट ऑफ प्रपोज बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर exceed his pecuniary limits, but he has sent a report to a hearing officer in his regard, keeping in view the severity of offence। इसमें इन्फोर्समेंट को ऐसे आप समझे कि पुलिस ऑफिसर जो एक पुलिस ऑफिसर जो होता है ना, एक वो क्या होगा खिलाफ वर्जी करता है उसको फ़ाइन करे, जुर्माना करता है, वो जुर्माना अदा करता है। अगर वो बार बार उसको ऑफेंस करे वो जुर्माना नहीं अदा करे, उसको मजीद जुर्माना जमा करे, उसके बाद उसकी रिकवरी की जाती है। बाद उसका ऐसा होता है कि उसको जुर्माना लगाया जाता है, वो क्या करता है सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेशन कर देता है। वो कहता है कि नहीं मैं आपकी बात मान ली तो मुझे जुर्माना मत करो। अगर वो ले भी उसको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो जुर्माने की हद है वो कौन मुकर्रर करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर खुद मुकर्रर करता है। और इसके बाद में इसकी क्या करता है, इसकी एक रिपोर्ट बनाता है, फिर वो क्या करता है हेयरिंग ऑफिसर को सेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी ये कहते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ बात हो रही है, ऑफिसर एक्सीड्स हिज पिक्यूनियरी लिमिट्स। अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है एक बंदे को फाइन कर रहा है, बार बार कर रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है, उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा सपोज को 10,000 लगाएगा, इस बंदे ने 10,000 तक देना है फ़र्ज़ करा, तो वो बार बार 1,000 रुपये से स्टार्ट हुआ, 10 दफ़ा किए, 10 दफ़ा कर दिया, तो बार बार उसको बॉन्ड किया जाता है, उसका फ़ाइन लिया जाता है, लेकिन फिर भी उसका फ़ाइन वो पे भी नहीं कर रहा, लेकिन बात भी नहीं मान रहा, तो उसका वो केस बन जाएगा। वो हेयरिंग वो क्या आगे रेफ़र कर दिया, किसको, हेयरिंग ऑफिसर को कर दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, डिटरमाइन द इन्फोर्समेंट कॉस्ट रेंट्स और अदर एनक्लिनरी कॉस्ट और पेनल्टीज इन रिपोर्ट ऑफ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये STE की बात आ रही है। देखिए हायरिंग ऑफिसर के बाद ये 70 स्केल के हायरिंग ऑफिसर, उसके बाद आता है 16 ग्रेड, फिर आता है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एज मे बी डिस्क्राइब्ड। वो कहते हैं उसके बाद क्या होता है ना, वो जब हेयरिंग ऑफिसर होता है रिपोर्ट चली जाती है ना, उसके बाद वो इसको क्या करता है,
वो तमाम जो इसके ऊपर जो हेयरिंग ऑफिसर जो उसको देखेगा, सुनेगा, रिपोर्ट बनाएगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हेयरिंग को भेजेगा, जो फिर वो केस को हेयरिंग ऑफिसर केस को रिकमेंड करेगा सब डिविजनल को, एसडीओ को। एसडीओ जो होगा इसके अंदर जितनी भी अखराजात होंगे वो सारे उसके बारे में बात करेगा, जितने भी खर्च इन्फोर्समेंट कॉस्ट होगी वो बताएगा, इसका रेट्स बताएगा, और जितने भी दूसरे खर्चे हैं वो तमाम वो फाइन करेगा, उसकी जो पेनल्टीज़ है उसकी सब की जो एक रिपोर्ट बनाएगा, बनाने के बाद किसको सेंड करेगा, वो भी हेयरिंग ऑफिसर को करेगा। उसके बाद डिस्पोजल आर्टिकल और आइटम्स के बारे में बताएगा कि मतलब अब इनकी जो आर्टिकल्स हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके सील्ड प्रीमिसेस उनके जो चीज़ों को सील कर दिया गया उसके बारे में क्या फ़ैसला करना है। वो एसडीओ जितने भी अपने एक इलाके में जो काम करेगा ना उसके सारे रिपोर्ट हियरिंग ऑफिसर को देगा। उसे फिर उसके बारे में बताएगा कि अपना सीएन भी बताएगा मैंने ये काम किया उसके उसको सील किया अपने वो बता देगा। उसके बाद क्या आएगा कि डिसाइड अबाउट द ऑक्शन ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल फ्राम द सील प्रीमिसेस एज मे बी। वो क्या है जो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स थे और जो सील आर्टिकल्स हैं उनके बारे में एक ऑक्शन लेगा। उसके बाद इंक्रोचमेंट की बात आ जाएगी। उसके बाद इंक्रोचमेंट, अब देखिए ना मैं आपकी सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ समझाती हूँ कि एक बंदा है वो किसी की रेडी है वो बार बार क्या करता है आके ना खड़ा कर देता है बाज़ार में, जैसे क्योंकि बाज़ार के पहले ही दुकानें होते हैं, दुकान का सामान होता है, रश होता है, आवाम होती है, बहुत ज़्यादा आवाम होती है, ऊपर से गाड़ियाँ आ जाए, कोई किसी की रेडी आ जाए, इस तरह की चीज़ें आ जाए तो फिर आवाम को परेशानी होती है। ठीक है, जब आवाम को परेशानी होती है ना तो फिर वो चीज़ और वैसे भी नहीं अच्छी नहीं लग रही होती तो फिर रश बन जाता है ना, तो वो इनडिसिप्लिन हो जाती है, तो वो चीज़ जो होती है उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को थामने के लिए, गली को साफ़ रखने के लिए और इसके अलावा दुकानों को साफ़ रखने के साथ और रश को कम करने के लिए और आवाम की वेलफेयर के लिए ये सारी चीज़ रूल बनाए गए हैं, मैकेनिज़्म बनाए गए हैं ताकि आवाम क्या करे पुरसकून रहे, हैप्पी रहे और गलियाँ सही रहे, साफ़ सुथरा रहे, गंद ज़्यादा ना बचे, कोई मसला पैदा ना हो, कोई लीगल काम ना हो। ठीक है, कोई ऐसा काम ना हो जो पब्लिक के इंटरेस्ट में मतलब ना हो। ठीक है, आगे के भी कहते हैं कि डिसाइड अबाउट द मैटर्स विद रिगार्ड टू पब्लिक नॉइस। ये देखो वही चीज़ आ गई, पब्लिक नॉइसेंस अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईपीओ इशूड बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। वो क्या करेगा किसी मामले में क्या आ जाता है, पब्लिक नॉइसेंस हो जाती है, नॉइसेंस क्रिएट हो जाती है, तो वो क्या करे, तब ये क्या करे, ईपीओ क्या करेगा, ईपीओ होता है एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, वो एक ऑपरेशन जारी करेगा किसको, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होगा ना एक ईपीओ इशू करेगा जो एक पब्लिक नॉइसेंस की वेलफेयर के लिए होगा। ठीक है, अब उसके बाद इशू एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एपीओ। जब ईपीओ हो जाता है ना, ईपीओ के बाद भी एक मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर वो क्या करेगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर देगा, एमरजेंसी वाला देगा, एमरजेंसी नाफिज कर देगा, एक जाके इन्फोर्स आएगी इस चीज़ को, मामले को हल करेगा। ईपीओ तब आता है जब किसी चीज़ में लड़ाई झगड़ा हो जाए। क्या बात कर ऐसा होते कि ना गुंडे होते हैं, गुंडे जो होते हैं, ड्रग माफिया बैठा होता है तो वो क्या करता है, वो नहीं मानता, जैसे बत्तखोर होते हैं वो क्या अपनी मर्जी करते हैं, तो वो फोर्स की बात नहीं मारते, तो जब फोर्स अपनी बात मनवाती है तो उनको नफरी चाहिए होती है, तो उसके अंदर नफरी चाहिए, जब नफरी लेके आते हैं उनका काफ़ी लड़ाई हो जाती है, जब लड़ाई होती है तो वो क्या करता है, ईपीओ इशू होता है, कौन करता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करता है, ईपीओ इशू करता है, फिर भी मामला रिजॉल्व नहीं होता है, एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या करता है, ईपीओ जो होता है ना फिर क्या करता है, एक एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी करता है। उसके बाद ये भी बताया इशू रिमूवल ऑर्डर अंडर, अगर उसके बाद जब मामला सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, उसके बाद इन ऑर्डर्स को रिमूव करने के इश्यूज़ भी होते हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, बॉन्ड विदाउट सिक्योरिटीज़ एज में भी प्रिस्क्राइब, जो सिक्योरिटीज़ होती है वो भी देनी होती है, अनबॉन्ड सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। उसके बाद होता है एनालाइज रिक्वेस्शंस सेंट बाय इन्फॉर्मेंट स्टेशन फॉरवर्ड सेम टू द बोर्ड। अगर इन्फॉर्मेंट स्टेशन के पास कोई कंप्लेन आती है तो उसका एनालाइज करते हैं, इन्फॉर्मेंट स्टेशन में जो कंप्लेन आती है उसका एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद उसको फिर सेम क्या कहते हैं बोर्ड को सेंड कर दिया जाता है, जैसे होती है वैसे उसको सेंड कर दी जाती है। उसके बाद इंस्पेक्ट एंड साइट एंड रिकॉर्ड सी, उसको किसी भी जगह को देखा जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अंदर रिपोर्ट बनाई जाती है, उसके बाद एक समन बनाया जाता है। उसके बाद जो ये सपोज किसी का मर्डर हो जाता है ना, मर्डर के बाद ना क्या उस जगह को जाके पुलिस जाती है, उसको देखती है, चेक करती है, उसको फोरेंसिक रिपोर्ट बनाती है, फिर एक समन बनाती है जिसको एक रिपोर्ट कहते हैं। समन होता है, समन लिखने के बाद वो क्या करते हैं उस शख्स के बारे में बताती है, फिर आगे हाई अथॉरिटी को भेज देती है। उसके बाद इसमें ये जबकि ये बात हो रही है कि पीरा के अंदर चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो फिर वहाँ बताएंगे, उस जगह को देखेंगे किस जगह पे कोई मसला आ रहा है तो आवाम के लिए
उस चीज़ के बारे में देखेंगे, उसके रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद समर को आगे भेज दिया जाएगा। अब क्यों की बात है कि इसमें नोटिस भेज जाता है, ऑफेंडर को बार बार भेज जाता है, वो कहता है कैन कंसर्न पर्सन, उस शख्स को कहता है कि कंसर्न हो जाए, लेकिन वो फिर बार बार नहीं, और उसको फिर ऑफेंडर्स को क्या किया जाता है, नोटिस भेजे जाते हैं, जिसको ये वार्निंग नोटिस भी होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर भी वो अगर वो नहीं पुलिस रिप्रेजेंट होता तो फिर उसके अंदर उसके खिलाफ क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी, कंडक्ट एंड फैसिलिटेट इंक्वायरी, उसके अंदर क्या हो जाएगी, इंक्वायरी दी हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो एम्प्लॉय उसके बाद क्या आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या है, जब उनके अंदर क्या हो जाएगा, इनिशिएट, कंडक्ट एंड फैसिलिटेट इंक्वायरीज आर टू असरटेन द फैक्ट्स रिगार्डिंग एन ऑफेंस और कंप्लेंट्स अगेंस्ट रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़। किसी एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग के अंदर जो भी शिकायत मिलती है ना, या फिर ऑफेंसेस की बार बार कंप्लेन मिल रही है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये काउंट होते हैं, ये मैट्रिक गेटिंग हो सकता है, या एग्रेवेटिव होता है, एग्रेटिव मतलब ये उससे बाद को लड़ाई झगड़े में भी हो सकते हैं, बाद का बहुत ज़्यादा हद तक मामले बढ़ जाते हैं, तभी ये मसलों में भी हल निकालना होता है। उसके बाद ये एक फोर्स का काम होता है, वो डिसाइड करे कि जो जिसके साथ ये वाक़या पेश आ रहा है वो ऑफेंडर है या एग्रीव्ड पर्सन है, ये एग्रीव्ड पर्सन है। ऑफेंडर तो वही होता है ना कि जिसकी जो कहते हैं ज़ोर की हुकूमत चला रहा है, बार बार रूल्स को तोड़ रहा है। एग्रीव्ड वो होता है कि जो मजलूम होता है, ठीक है। उसके बाद रेडरेस ग्रेवेंस, ये कंप्लेन जो होता है जब एग्रीव पर्सन को करता है ना, किसी भी ट्रांसग्रेशन के साथ के ख़िलाफ़ करता है, जो पताखोरों के खिलाफ, मिसाल पताखोरों के खिलाफ कहते हैं कंप्लेन करता है ना, तो जो मजलूम होता है ना, मजलूम किसी पताखोर के खिलाफ कंप्लेन करता है ना, कि उसके अंदर फिर उसको ग्रेवेंस भी दिया जाता है सब डिविजनल लेवल पे, ठीक है। उनको फिर रिलीफ भी मिलता है, उस ग्रेवियर पर्सन को क्या करता है, उसको रिलीफ भी दिया, उसको सुपरवाइज भी किया जाता है, मोनिटर भी किया जाता है, रिव्यू भी किया जाता है। उसने जो कंप्लेन किया है उसको फिर उस कंप्लेन को सुपरवाइज किया जाना, मोनिटर करता है, फिर रिव्यू करता है, उस परफॉर्मेंस को प्रोग्रेस जो को उसका परफॉर्मेंस देखता है। उसके बाद फिर क्या करता है कि इन्फॉर्मेट जो स्टेशन होते हैं ना, उसकी भी एनालाइज किया जाता है। ये कौन करता है, हेयरिंग ऑफिसर करता है। अभी सारी बात किसकी हो रही है, ये हेयरिंग ऑफिसर की बात हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये वो तमाम फंक्शंस, ये देखें आप एक्स तक, ये सारे के सारे उसके क्या थे, उसके पावर्स थी। अब पावर्स को अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये बात हो जाएगी। अगर एक बाज़ार में रश है बहुत ज़्यादा, कहीं पे मतलब गली भी तंग है, आगे दुकानदारों ने सामान रखा हुआ है, आगे से फिर लोग गुजर रहे हैं, फिर वे भी मोटरसाइकिल हैं, फिर दूसरी रेहड़ियाँ गुजर रही हैं, फिर सब्जियों वाली गुजर रही हैं, इसी तरह से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बहुत मुश्किल से होती है, ट्रैफिक जैम हो गई है, या फिर लोगों को चलने में मुश्किल हो रही है। ये इस सब को वो क्या करेगा, एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर आएगा, वो एक क्या कहेगा कि अपने उन जगह के साफ़ करवाएगा, रोज़ बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा, वो किस चीज़ अमल करो, लाइन वाइज आओ या तरतीब से आओ, या फिर ये गाड़ियों को बंद करेगा, या फिर वो क्या करेगा कि इनकी टाइमिंग सेट करेगा कि जब रश का टाइम होता है तो सिर्फ लोग आएँ, उसके बाद जब रश नहीं होता, या फिर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। उसके बाद वो क्या करेगा, फिर भी कोई बात नहीं मानते, कहते नहीं हम तो नहीं मानते, हम अपनी मर्जी करते हैं, फिर ईपीओ इन्फॉर्मेशन फिक्स करके ईपीओ जारी करेगा। जब ईपीओ नहीं होगा, फिर भी वो नहीं बात मानी जा रही, तो एब्सोल्यूट ऑर्डर आएगा। उसके बाद फिर जब मामला रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर वो वापस रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे इसके 5 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन हियरिंग ऑफिसर शैल कंसिडर में एग्रावेटिव और मिटिगेटिव फैक्टर्स, पीछे हम पढ़ चुके हैं। वो पेनल्टी भी कर सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, ठीक है। बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से इनको जो पेनल्टीज़ बनती हैं वो भी दे सकता है। जिसमें ग्रेविटी आता है, ड्यूरेशन ऑफ द ऑफेंस आता है, इसमें ग्रेविटी कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है। उसके बाद एफर्ट्स मेड बाय ऑफेंडर्स टू करेक्ट द ऑफेंस और मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। वो कहता है कि अगर जो मतलब एक बंदे को ना, वो कहता है कि ना इसको उसने एक ऑफेंडर जो जिसने रूल तोड़ दिया, वो उसके बाद उसने कितनी कोशिश की उसको सेट करने की, ठीक है। तो उसके बाद ये इसको भी देखा जाएगा। उसके बाद ये भी देखेगा कि उसने इस चीज़ में कितनी इम्प्रूवमेंट किया, और इसने अगर उसने इम्प्रूवमेंट किया तो पब्लिक के उसने खिलाफ वर्जी किया, उस पर पब्लिक पे क्या इंटरेस्ट, क्या उस पर असर पड़ा है, ठीक है। अगर वो जो आदि मुजरिम तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा आदि मुजरिम है या नहीं है, ठीक है।
उसमें ये भी देखा जाएगा कि ये जो आदि मुजरिम है, ये जो ये एनी इंस्टेंस इन विच द ऑफेंडर हैज़ प्रीवियसली बीन इन्वॉल्व इन ऑफेंस ऑफ द सेम नेचर। वो कहते हैं कि ये जो ऑफेंडर है इसी तरह का दोबारा पहले भी क्राइम कर चुका है कि नहीं, मतलब कोई ऑफेंड कर चुका है या नहीं कर चुका। उसके बाद ये जेंडर कितने हैं और उसकी एज क्या है, उसके बाद ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर इफेक्ट करते हैं, ये हेयरिंग ऑफिसर इसको डिटरमाइन करेगा। ठीक है। अगर प्रोसीडिंग है, प्रोसीजर एट हेयरिंग, ये कहते हैं कि प्रोसीजर बता रहे हैं कि हेयरिंग का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। ठीक है। वो कहते हैं कि ये इसका जो हेयरिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम वैसे ही होगा जैसे कि हमने भी देखा था कानून शहादत 1984। कहते हैं कि ना इसमें कहते हैं कि शैल बी कंडक्टेड समरली एंड कानून शहादत 1948 एंड शैल नॉट अप्लाई। वो कहते हैं इस एक्ट में बाकी जो इस चीज़ से सेम होंगे, लेकिन इसमें जो होगा ना कानून शहादत 1984 वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। इसमें जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में होगी। ठीक है। बाय द हियरिंग ऑफिसर टू द इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग। इसकी जितनी भी, अब देखिए प्रोसीजर और प्रोसीडिंग किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ प्रोसीजर होते हैं एक बंदा जो है बार बार गलती कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, उसको फाइन भी किया लेकिन फिर भी नहीं मान रहा किसी चीज़ की वजह से, उसको एक लिमिट होती है, लिमिट से भी इंक्रीज़ कर गया उसने ना। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने हर तरह से कोशिश की है कि इसको ना मतलब सेट कर दिया जाए, इसलिए इनको रोका जाए, लेकिन फिर भी नहीं रोकता, अपनी जिद पे अड़ा रहता है, वो काम को ना आगे बढ़ा चढ़ा देता है। वो बिल्कुल कहते हैं कि ना बिल्कुल मुकाबला करता है, जैसे पुलिस मुकाबला होता है इसके इन्फोर्समेंट ऑफिसर से मुकाबला करता है। तो आगे फिर क्या करेगा कि वो एक जो भी इसको रेफर करेगा, कहेगा कि जो इन्फोर्समेंट कहेगा कि ये बंदा जो है हमारे काम में से बाहर है, हमारी कंट्रोल से बाहर है, तो आप इसको मैनेज करें। तो वो क्या हेयरिंग ऑफिसर को रेफर करेगा। हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, फिर आगे इसके ऊपर एक इंक्वायरी स्टार्ट करवाएगा। स्टार्ट करने के बाद उसके प्रोसीजर क्या बताएगा। वो इसमें ना जो वो करेगा ना कानून शहादत 1984 इस पर ना अप्लाई नहीं होता, बाकी सारा प्रोसीजर इस पर अप्लाई होता है। इसमें क्या होगा, इसकी जो प्रोसीजिंग होगी ना जब उसकी इंक्वायरी के अंदर, वो ऑडियो वीडियो होगी। ठीक है। ताकि ये ऑडियो वीडियो इसलिए होगी ताकि इसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। ठीक है। कहते हैं कि ना हेयरिंग, इसमें जो फिर इन्फोर्समेंट जिसने ये कंप्लेन की होगी इस ऑफिसर ने, वो भी इसके हेयरिंग में बैठेगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं सके, लेकिन उसको बस देखेगा कि ये चीज़ हो रही है। स्पेशली आस्क अनलेस स्पेशली आस्क टू अटेंडेड बाय द हेयरिंग ऑफिसर। ठीक है। वो कहते हैं कि हेयरिंग ऑफिसर होता है वो भी इसे हेयरिंग ऑफिसर को अटेंड करेगा, लेकिन उसमें से वो कुछ पूछताछ नहीं कर सके, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, लेकिन जब तक हेयरिंग ऑफिसर की तरफ से उसको कहा ना जाए। ठीक है। रिटन और एविडेंस शैल बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन एट द हेयरिंग। जो कहते हैं ना कि जब हेयरिंग होगी ना तो उस वक्त लिखा हुआ या फिर मुंह से बोला हुआ जो होगा ना सबूत, वो सबमिट कराना बेहद ज़रूरी है। अब इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। अब रिकॉर्डिंग की बात हो रही है ना, तो कहते हैं एनी एविडेंस रिकॉर्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी टेकन एन ऑथ अफर्मेशन एक्सेप्ट एनी मे बी अदरवाइज प्रोवाइडेड बी रिकॉर्डेड केप्ट एंड मेंटेन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है। वो कहते हैं कि ना रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो होगा ना उसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है। उसके बदले में उसका ना एक ऑथ ले जाके वाकई ये उसके ना उसको साबित किया जाएगा, उसमें उसका सबूत भी पेश किया जाएगा कि वाकई इन्होंने जो सबूत दिए बिल्कुल ऑथेंटिक है और रिकॉर्ड अपनी मर्जी से कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर एनी डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड या ऑथराइज्ड टू बी फिल, इसमें जो वीडियो के ना एविडेंस है जो है रिकॉर्डिंग एविडेंस के तौर पे जो ली हुई है, उसमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी मुहैया की जाएगी, कोई ऑथराइज होगी वो भी मुहैया किया जाएगा। ठीक है। गिवन आर डिलीवर टू हेयरिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट में बी फील्ड गिवन डिलीवर इलेक्ट्रॉनिकली इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो कहते हैं अब इसकी जो रिकॉर्डिंग आ गई है तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद कोई रिटर्न है तो भी दे दिया जाएगा, किसके इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली आजकल है या तो मेल कर दिया या फैक्स कर दिया जाएगा या फिर इसको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ये 3-4 तरीके होते हैं। ठीक है। इस तरीके से इसको हेयरिंग ऑफिसर कर देगा। अब इसको हम आपको समराइज़ करते हैं कि ना हेयरिंग ऑफिसर कौन होता है, कौन नहीं होता। हमने आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट किया था, आर्टिकल 16 से हेयरिंग ऑफिसर के बारे में। हेयरिंग ऑफिसर कौन होता है। हेयरिंग ऑफिसर जो होता है ना ये पास होता है या फिर पीएमएस में से चूज़ किया जाता है। ये बेसिक इसका ग्रेड कौन सा होता है, 17 होता है या फिर इससे ज़्यादा होता है। ठीक है। ये सब डिवीजन लेवल पे होता है, ये हेयरिंग ऑफिसर कहलाता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है, कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको हेयरिंग करना, बेशक इसका नाम भी हेयरिंग है ना तो हेयरिंग ही आएगा।
उसके क्या करना, हेयर करना, उसके बाद उसके रिप्रेजेंटेशंस करना। ये किसके खिलाफ हेयरिंग हो सकती है, कोई भी ऑफेंडर के खिलाफ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद इसकी सारी पावर्स की बात हो रही है। पावर्स के बाद ना उसकी हेयरिंग होगी। हेयरिंग का प्रोसीजर क्या होगा कि ऑडियो वीडियो होगी, या वो उसको इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्टिगेट जो जिस इन्फॉर्मेंट ऑफिसर ने कंप्लेन की होगी वो भी इसमें ऐड होगी। तब तक नहीं बोल सकता जब तक हेयरिंग ऑफिसर ना कहे। उसके बाद ये रिकॉर्ड निकलवाएगा, रिकॉर्डिंग जो होगी एविडेंस निकलवाएगा, एविडेंस निकलवाने के बाद फिर इसका डिसीजन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आज वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, 25-26 मिनट की बन गई है। तो हम अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हमने अगली वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। पहले हमने पढ़ा है, पीछे तक पढ़ चुके हैं कि इनके बोर्ड कैसे बनता है। बोर्ड के बाद उसके अंदर बोर्ड के अंदर ही हेयरिंग स्टेशन आता है, वो कैसे बनता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस, ठीक है।